तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी की बात करूँ उससे पहले कल का जो मैच था, जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। कल के मैच में जो इंडिया का परफॉर्मेंस था, मैं ख़राब तो नहीं बोल सकता, लेकिन बाकी जो 9 मैच इंडिया ने जीते अलग अलग टीमों से, उस मैच में उन बाकी मैचों में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था, वो कल के मैच में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा। न बैटिंग के लिहाज से न बॉलिंग के लिहाज से। मैं बैटिंग के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 प्लेयर को अगर छोड़ दें, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को भी ले लेते हैं, तो बाकी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कुछ रन भी बनाया हो, अच्छे रन बनाए हो। और बॉलिंग में तो क्या ही कहें, 3 विकेट के बाद ऐसा लग रहा था कि अब विकेट ही नहीं गिरेगा। मैं काफ़ी देर तक मैच देखते रहा, करीब 35 ओवर बीत गए थे। उसके बाद मैं मैच देखना बंद कर दिया और सोने चला गया था, क्योंकि उसके बाद लग गया था कि अब इंडिया मैच हारने वाली है, और हारने वाली है तो मैच देखकर क्या फ़ायदा। लेकिन सुबह सुबह जब सो के उठा तो मैच के बारे में खबर ली, और खबर वही थी, बहुत दुखदाई खबर थी कि इंडिया मैच हार चुकी है और वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। खैर, ये तो रही मैच की बात। अब दूसरी एक और बात बतानी है। घर के बगल में रामायण का कार्यक्रम हो रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा साउंड आ रही होगी, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो ये थी क्रिकेट और वीडियो की बात। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। जब भी कोई कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद वो मुकदमा अदालत में जाता है, तो अदालत कुछ फैसला सुनाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि साल, 2 साल, 10 साल तक हो जाते हैं, मुकदमे का ट्रायल तक नहीं चलता है। लेकिन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, 2 महीने के अंदर ही इसका फैसला आ गया, और 10 दिन के बाद ही इस मुकदमे का चार्जशीट और बाकी चीज़ें दर्ज हो चुकी थी। और जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो फैसला सभी लोग ने यही एक्सपेक्ट किया था कि यही फैसला आएगा। कोर्ट ने कहा कि ये जो कत्ल किया है, ये कोई हैवान ही कर सकता है। जानवर से बदतर उसकी हालत की है जिसका कत्ल हुआ था, उसके बारे में ऐसा कहा। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि इसको, आरोपी को, तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक उसकी सांस तक न बंद हो जाए, जब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसा कोर्ट ने कहा। कौन सा ये कत्ल था, कौन सा ये मुकदमा था, पूरी घटना को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूँगा। अब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है बुलंदशहर, और वहाँ पे एक थाना पड़ता है, कोतवाली पड़ती है, बीराबाद। 24 अप्रैल 2023 की बात है। एक परिवार में 6 लोग रहते थे। माँ खाना बना रही थी, और उसकी 4 साल की बेटी उसको फ्राई राइस बनाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि माँ, जब मुझे फ्राई राइस खानी है तो वो मुझे बना के दे दो। माँ फ्राई राइस बनाने लगती है, बेटी उसके पास ही बैठी थी। उसके बाद बेटी धीरे से वहाँ से बाहर निकल जाती है बच्चों के साथ खेलने के लिए। शाम के करीब 5 बज रहे थे, और तारीख थी 24 अप्रैल 2023। बच्ची बाहर निकलती है खेलने के लिए, बाकी और बच्चों के साथ खेल रही थी। 1 घंटे हो जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं। माँ बाहर से अपनी बच्ची का जो भी नाम था, नाम देकर उसको बुलाती है कि कहाँ हो, कहाँ हो। वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिसके बाद माँ को थोड़ी फिक्र होती है, थोड़ी चिंता बढ़ती है। परिवार के एक और सदस्य को बोलती है कि जाओ देखो बच्ची कहाँ पे गई है। बच्ची को ये लोग इधर उधर ढूंढते, लेकिन बच्ची कहीं मिलती नहीं है, जिसके बाद पूरे परिवार वाले परेशान होते हैं। परिवार के लोग और पड़ोसी बच्ची को ढूंढ रहे थे। बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच गांव की रहने वाली एक बूढ़ी महिला वो बताती है कि बच्ची को करीब 2 घंटे पहले मैंने एक आदमी है जिसका नाम था फ़हीम, उसके साथ देखा है। फ़हीम की उम्र के बारे में बता दूँ, उसकी उम्र है 40 साल। फ़हीम के साथ देखा। उसके बाद परिवार के लोग फ़हीम के घर पे जाते हैं। उसकी माँ अंदर से दरवाज़ा बंद की हुई थी, वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। परिवार के लोग बोलते हैं कि उसकी बच्ची यहाँ आई है, वो बोलती है यहाँ पे नहीं आई हुई है। खैर, परिवार वाले फिर से इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बार बार घूम फिर के वो लोग फ़हीम के दरवाजे पे आ जा रहे थे। उसके बाद 3, 4, 10 और जो यंगस्टर होते हैं, 18-19 साल जिसकी उम्र होती है, वो लोग आते हैं और फ़हीम के पीछे से जाते हैं, मतलब घर के पीछे से जाने के बाद दीवार को फांद के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद परिवार के लोग गांव के कुछ लोगों के साथ फ़हीम के घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो इधर उधर ढूंढते हैं। फ़हीम अपने कमरे में एक चारपाई पे लेटा हुआ था। वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद जो बच्ची की मौसी थी, उसकी नज़र वहीं पे एक तख्त रखा हुआ था, उसके नीचे ब्लड के काफ़ी ज़्यादा स्टेन पड़े हुए थे, ब्लड के बहुत ज़्यादा निशान थे। उसकी मौसी नीचे देखती है, वो तख्त के नीचे देखती है,
और जैसे ही वो नीचे देखती है चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट की बाकी और लोग वहीं पे थे। सब लोग नीचे देखते हैं, वहाँ पे एक नग्न बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके आसपास पूरा खून बिखरा हुआ था। जिसके बाद जो गांव वाले थे और पड़ोसी थे, सब लोग फ़हीम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। फ़हीम चुपचाप वहीं बैठा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। मारपीट करने के बाद उसकी माँ विरोध करती है। इन आसपास के पड़ोसी उसको पीटते रहते हैं। इन्हीं भीड़ में से कोई आदमी वहाँ की जो कोतवाली थी जहांगीराबाद, वहाँ पे फ़ोन करके इंस्पेक्टर को पूरी खबर बता देता है। बताने के बाद 2 4 5 बार जब लोग फ़ोन करते हैं, उसके बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे वो भागे भागे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुँचते हैं। जब पहली नज़र में पुलिस ने उस बच्ची की वो हालत देखी तो उनकी भी रूह कांप गई थी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, बड़े बड़े आला अधिकारी और जो वहाँ के एसएसपी थे श्लोक कुमार, इन सभी लोगों को खबर करते हैं। श्लोक कुमार के अनुसार, जो वहाँ के एसएसपी हैं बुलंदशहर के, उनके अनुसार बच्ची को जब पहली नज़र में उन्होंने देखा तो उनकी भी रूह कांप गई थी। उन्होंने देखा कि बच्ची की डेड बॉडी के आगे आसपास में पूरा खून बिखरा हुआ था। बच्ची पूरी तरह से नग्न हालत में थी और साथ ही साथ बच्ची के दोनों ऊपर नीचे के होंठ बुरी तरीके से कटे हुए थे। शरीर पे बहुत सारे दांत के काटने के और अलग अलग तरीके के निशान थे और साथ ही साथ बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से कुचला गया था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एसएसपी साहब के भी होश उड़ गए थे। खैर, बॉडी का पंचायतनामा किया जाता है और उसको सील बंद करके पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ फ़हीम को पकड़ के पुलिस की टीम थाने पर लेके आती है। थाने पर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ होती है। पहली नज़र की जब पूछताछ होती है, बिना कड़ाई गई वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। फ़हीम बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में था, वो बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था। वो शराब पिया हुआ था, बच्ची पे उसकी नज़र जाती है। वो बच्ची को बिस्किट दिलाने के लिए अपने पास बुलाता है। बच्ची उसको जानती थी, पड़ोसी का ही रहने वाला था। बच्ची दौड़ के उसके पास आ जाती है। पास आने के बाद वो घर पे लेके जाता है और घर पे ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ दुराचार करता है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो केस के आईओ थे वो दंग रह गए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी, कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि जघन्य से जघन्य अपराध में नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि बच्ची के दोनों ओंठ बुरी तरीके से काटे गए थे। बच्ची का जो दोनों प्राइवेट पार्ट होता है, वो दोनों प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से कूचा गया था, बुरी तरीके से नोचा खसोड़ा गया था। साथ ही साथ बच्ची के गर्दन पे, बच्ची के हाथ पे, बच्ची के पैर के पास, बच्ची के अलग अलग जगह पे, बहुत सारे जगह पे काटने के निशान थे। और उसके साथ ही जब वहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुँची थी घटनास्थल पे, तो फ़हीम के हाथों से, फ़हीम के नाखून के अंदर से बच्ची के जो बॉडी के कुछ स्टेन होते हैं वो मिले थे। और बच्ची के नाखून में से भी फ़हीम के बॉडी के कुछ स्टेन मिले थे। साथ ही साथ बच्ची के नाखून से फ़हीम के बाल के सैंपल भी मिले थे। खैर, ये तो केस प्रॉपर्टी हो गई। या पुलिस जल्दी जल्दी विवेचना करती है, 10 दिन के अंदर ही पूरी विवेचना को समाप्त कर देती है और 14 दिन में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देती है। घटना के 77वें दिन ही ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद जब सारी एविडेंस को, सारे गवाहों को जो वहाँ पे जज थे उनके सामने रखा जाता है, उनके सामने रखने के बाद जज साहब के बेहोश उड़ गए थे और उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, ऐसा कोई जानवर ही कर सकता है, ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने का हक नहीं है। उसके बाद वो फ़हीम के ऊपर 4 लाख का जुर्माना लगाते हैं और साथ ही साथ वो ये हिदायत देते हैं कि इसको तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक इसकी जान न निकल जाए, जब तक इसके शरीर से इसकी रूह न निकल जाए। जो ही इस केस का फैसला जज साहब सुनाते हैं, उसके बाद जो बच्ची के वकील थे वो फपक फपक के रोने लगते हैं। ये कोई आंसू दुखी के आंसू नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि इंसान कोई हार गया है, कुछ और चीज़ें, इस तरह के आंसू नहीं थे। ये खुशी के आंसू थे। ये उस बच्ची के लिए जो वकील साहब ने मेहनत की थी उसके लिए आंसू थे। जितने भी आयु थे सब लोग इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आसपास में मिठाई बंटवाई जाती है। मैं भी ये वादा करता हूँ कि जब भी इस केस का फैसला आएगा, फाइनल फैसला आएगा, तो मैं उस दिन आपको कहानी ज़रूर सुनाऊँगा और इस घटना के बारे में अपडेट ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभतम केस था
बहुत ही हैरान कर देने वाला, बहुत ही परेशान कर देने वाला केस था कि कोई 40 साल का आदमी एक 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर उसको इसकी सज़ा भी मिलेगी। परिवार वाले भी जब कोर्ट का फैसला आया तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, आसपास के पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी बस यही मांग है कि फाइनल जब फैसला है तो ये फैसला बदले ना। कोर्ट का यही फैसला है कि फ़हीम को फांसी हो। तो ये थी आज की कहानी, एक अफसोसनाक कहानी, एक दर्दनाक कहानी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे मैं शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज की जो घटना है जिसको शेयर करने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसके बारे में और लोगों को जानने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आसपास के पड़ोसी जो बगल में रहते हैं उनकी नीयत कैसी आपकी बच्चियों के ऊपर ये कोई नहीं जान सकता। ये केवल ऐसे हैवान ही जान सकते हैं जो कि फ़हीम जैसे इंसान होते हैं, जो कि छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और साथ ही साथ उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिनके बाद उनके परिवार की और बाकी लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो, आपकी जो भी बातें हों, जो भी सुझाव हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।